हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग BA 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का जो पेपर 1 है उसी का यूनिट 2 अध्ययन करेंगे। और यूनिट 2 जैसा कि शैक्षिक प्रशासन से संबंधित है, मैंने आप लोगों को सिलेबस में ये सब चीजें बता दी थी। तो शैक्षिक प्रशासन में क्या क्या चीजें आती हैं, शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है, ये सारी चीजों का हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि किस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन का महत्व शिक्षा शास्त्र विषय में है। देखिए, जैसे आज के टॉपिक का नाम है शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप लोग सिलेबस में देखेंगे तो यूनिट 2 में यही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, यानी इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, शैक्षिक प्रशासन का देखिए तात्पर्य उन सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं और कार्यों से है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों, समय, प्रयास और मानव संसाधनों को व्यवस्थित और समन्वित करते हैं। यानी यह एक प्रकार का ऐसा प्रशासन होता है जो शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का, विभिन्न प्रकार के उपलब्ध सामग्रियों का और समय तथा मानव का एक बेहतर तरीके से कैसे समन्वय बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसी से संबंधित होता है। इसमें देखिए, छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों के बीच एक व्यवस्थित संबंध स्थापित करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जाता है और वह इसका एक माध्यम भी माना जाता है। यानी इसमें स्टूडेंट, टीचर और विद्यालय तीनों को शामिल करके तब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या अवधारणा है कि देखिए, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, किसी भी शैक्षिक इंस्टीट्यूट में यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो भी उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, लोगों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये प्रयास करता है और इसी के लिए वह जिम्मेदार माना जाता है। इसके देखिए जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, देखिए वो क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले है योजनाबद्ध प्रक्रिया, यानी शैक्षिक प्रशासन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। दूसरी चीज है देखिए संसाधनों का प्रबंधन, यानी इसमें देखिए किसी भी विद्यालय में, किसी भी शिक्षण संस्थान में देखिए कई प्रकार के संसाधन होते हैं। जैसे देखिए मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन। तो इन सभी संसाधनों को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए कि सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो, तो उसका जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो शैक्षिक प्रशासन की ही होती है। देखिए, इसमें मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग शामिल होता है। तीसरी चीज देखिए है समन्वय और निर्देशन, यानी बेहतर कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन भी शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। देखिए, शिक्षण और प्रबंधन कार्यों के बीच तालमेल बैठाने के लिए समन्वय बहुत ही आवश्यक होता है और वह समन्वय प्रदान करने का कार्य कौन करता है? शैक्षिक प्रशासन। इसके बाद देखिए अगला है समस्या समाधान, यानी शैक्षिक प्रशासन का कार्य समस्याओं का समाधान करना और सभी कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करना। यानी शैक्षिक समस्याएं जितनी भी होती हैं उन सबको कैसे हल किया जाए और उसका बेहतर परिणाम, रिजल्ट कैसे लाया जाए, यह भी इसी का कार्य होता है। इसके बाद देखिए अगला होता है प्रदर्शन मूल्यांकन, यानी छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षकों का प्रदर्शन और विद्यालय का प्रदर्शन किस प्रकार से है, उसका मूल्यांकन करने का कार्य भी शैक्षिक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। देखिए, इसमें छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुधार शामिल है। देखिए, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उसमें सुधार किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए भी यह कार्य करता है। इसका देखिए महत्व,
शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और शैक्षणिक संस्थानों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इसके अलावा देखिए, यह शिक्षा को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। अब देखिए शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, शैक्षिक प्रशासन को इसकी प्रक्रियाओं, कार्यों और स्वरूपों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके देखिए जो मुख्य प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला देखिए इसको केंद्रीकृत प्रशासन के रूप में बांटा जाता है, जिसमें देखिए इसको सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी में कहा जाता है। इस प्रकार का जो प्रशासन होता है, देखिए इसमें सभी निर्णय और नीतियां शीर्ष स्तर पर जैसे सरकार या उच्च अधिकारी के द्वारा लिए जाते। देखिए सेंट्रलाइज्ड का मतलब ही होता है केंद्रीकृत, यानी जितने भी निर्णय होंगे किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही लिए जाएंगे और यही निर्णय देखिए सभी लोगों को फॉलो करने होंगे। तो यही होता है केंद्रीकृत निर्णय। देखिए अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसमें केवल एक ही आदमी डिसीजन लेता है और उसी के डिसीजन को सब लोग फॉलो करते हैं तो इसी के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से देखिए जब कोई सरकारी संस्थान है उसमें अगर केंद्र सरकार जो फैसले ले वही सबको मानना पड़े तो भी उसी प्रकार का ही, तो इसीलिए इसमें ऐसा दिया गया है। देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि इसमें जो अधिकार होता है वो केंद्रीकृत होता है, यानी इसमें अधिकार केवल एक ही व्यक्ति के पास होता है और वही जो कुछ चाहता है वही सभी लोगों को करना पड़ता है। दूसरा चीज देखिए इसकी विशेषता है नीतियों और प्रक्रियाओं में एक रूपता लाता। देखिए ये इसकी विशेषता है कि इसमें नीतियां अलग अलग नहीं रहेंगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति जब नीतियां बनाएगा तो नीतियां एक ही समान होंगी। अलग अलग लोग जब नीतियां बनाते हैं तो कोई कुछ बनाता है कोई कुछ बनाता है तो उसमें समस्या आती है। लेकिन इससे क्या होता है कि जब एक ही प्रकार की नीति रहेगी तो उसमें एक रूपता रहेगी, यानी समानता रहेगी। उसके बाद देखिए निर्णय लेने में गति। अब देखिए जब किसी एक ही व्यक्ति को सब कुछ निर्णय लेना है, सब कुछ फैसले लेना है तो निर्णय बहुत त्वरित होता है, बहुत तेज होता है, लेट नहीं होता। अलग अलग व्यक्तियों को जब आपस में सोच समझकर निर्णय लेना होता है तो वो निर्णय देर से होता है। तो ये इसकी तीन प्रमुख विशेषताएं थी। देखिए इसका उदाहरण देखिए क्या है, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन देखिए पूरे भारत में इसके शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं, लेकिन इसका जो एक ही पूरी तरह से नियमों का निर्धारक है वो है सीबीएसई और जिसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में। यानी इसके देखिए एक ही निर्णय करता है, एक ही नियम बनाने वाले हैं और इसका पालन सभी राज्यों में एक समान से होता है। अगला देखिए विकेंद्रीकृत प्रशासन, इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखिए अधिकार और जिम्मेदारियों का वितरण विभिन्न स्तरों जैसे राज्य, जिला, संस्थान पर किया जाता है। अब देखिए ये विकेंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार के राज्यों में अलग अलग संस्थाओं का निर्धारण, नियमन अलग अलग लोग करते हैं। जैसे देखिए विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण संस्थान है राज्य सरकारों के, देखिए कुछ फैसले राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, कुछ फैसले जिले स्तर पर लिए जाते हैं, कुछ फैसले जो उससे भी निचले स्तर पर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए जो फैसले होते हैं, जो नियम होते हैं, कई भागों में बट जाते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या हो गया कि ये मान लीजिए तीन स्तर से निर्णय लिए जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि निर्णयों में देरी होगी, नियमों में देरी होगी, नीतियों के क्रियान्वयन में देरी होगी। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। इससे देखिए फायदा भी क्या होता है कि इस प्रकार के प्रशासन से स्थानीय समस्याओं का समाधान बहुत आसान होता है। जैसे देखिए अब केंद्र सरकार है तो किसी राज्य की स्थानीय स्तर पे किस प्रकार की परेशानी है शिक्षा के लिए वो उसको सही तरीके से नहीं पता होगा, तो जो स्थानीय क्षेत्र अधिकारी होते हैं उनको सारी जानकारी होती है तो वो अपनी स्थानीय समस्याओं का निपटारा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए निचले स्तर पर स्वायत्तता होती है। इसके द्वारा जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं और कार्य भी बेहतर तरीके से होता है। इसके बाद देखिए सहभागी नेतृत्व। इसमें देखिए सभी लोग एक दूसरे के साथ सहभागिता के साथ निर्णय लेते हैं और नेतृत्व प्रदान करते हैं।
इसमें देखिए उदाहरण में आएगा राज्य शिक्षा बोर्ड। देखिए विभिन्न प्रकार के राज्यों में अपना अपना बोर्ड है, जैसे देखिए यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, बंगाल बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, गुजरात। तो ये सब देखिए इसी के उदाहरण हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए अगला है लोकतांत्रिक प्रशासन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखिए सभी हितधारकों जैसे शिक्षक, छात्र, अभिभावक की भागीदारी होती है और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। देखिए कुछ ऐसा भी प्रशासन होता है जिसमें देखिए शिक्षक, अभिभावक और छात्र तीनों मिलकर किसी निर्णय को लेते हैं, यानी तीनों की सुविधा अनुसार, तीनों की आवश्यकता अनुसार जो भी कार्य होता है उसी के लिए किया जाता है। देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि सहमति आधारित निर्णय, यानी इसमें तीनों लोगों की आपस में सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इसमें देखिए सहभागिता और पारदर्शिता होती है, यानी सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कोई चीज छुपाया नहीं जाता है, पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाता है। इसमें देखिए मानवाधिकारों का सम्मान भी होता है, यानी लोगों के क्या क्या अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों का भी उल्लंघन इसमें नहीं किया जाता है, उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। इसमें देखिए उदाहरण में आते हैं विभिन्न प्रकार की जो नियामक संस्थाएं हैं अपने देश में, जैसे देखिए यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, एनआईओएस। देखिए इनके द्वारा जो कुछ भी नियम बनाए जाते हैं, जो कुछ भी बदलाव किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो सबको देख कर किया जाता है कि इससे छात्रों को क्या बेनिफिट होगी, उनके गार्जियन को क्या बेनिफिट होगी, और फिर शिक्षक इसको किस प्रकार से अपने ऊपर लागू करेगा और फिर छात्रों को ऐसी शिक्षा देगा। तो ये जो संस्थान है ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला जो प्रकार है वो है स्वायत्त प्रशासन, यानी ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इस प्रकार का जो प्रशासन होता है या इस प्रकार के जो प्रशासन वाले शैक्षिक संस्थान होते हैं, उनको अपनी नीतियां और नियम बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। देखिए इस प्रकार के कुछ ऐसे भी संस्थान होते हैं अपने देश में शिक्षा से संबंधित, जिनको अपने नियम कानून बनाने के लिए पूरी तरह से स्वायत्तता दी जाती है, छूट दी जाती है। इसलिए देखिए इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वो अपना निर्णय, अपना नियम सब कुछ खुद ही तय करते हैं। और इससे देखिए क्या होता है कि उनकी विशेषता में सबसे पहले क्या आ जाएगी कि स्वतंत्रता और नवाचार देखा जाता है, यानी हमेशा ये नए नए इनोवेशंस करते हैं, नए नए चीजें खोजते हैं, नए नए चीजों को ढूंढ के लाते हैं और शिक्षा में बेहतर प्रगति होती है। स्वतंत्रता इनके अंदर जब रहती है तो ये किसी से निर्णय के लिए इंतजार नहीं करते हैं कि उनका निर्णय आएगा, उनके द्वारा ऑर्डर आएगा तब काम। इनको जब जो चीज सही लगती है, जरूरत लगता है, वो कर लेते हैं। अकादमिक और प्रशासनिक निर्णयों में स्वायत्तता होती है। देखिए एकेडमिक और प्रशासनिक स्तर के जो निर्णय ले रहे होते हैं उसमें इनमें लेट लतीफी नहीं होती, क्योंकि ये खुद पे डिपेंड होते हैं, तो अपना जो भी निर्णय होता है तुरंत लेते हैं, इसमें लेट लतीफी नहीं करते। जिम्मेदारी और जवाबदेही, इनकी देखिए जिम्मेदारी भी होती है खुद की, क्योंकि अपना जब निर्णय लेंगे तो उसके जिम्मेदार खुद ही होंगे। जवाबदेही भी इनकी अपनी होती है, यानी ये किसी के आश्रित नहीं रहते हैं, किसी को जवाब इनको नहीं देना रहता है, इसीलिए ये इस प्रकार से होते हैं। देखिए इस प्रकार के उदाहरण में विभिन्न प्रकार के स्वायत्त विश्वविद्यालय, देखिए बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनको ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है अपने देश में, तो वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला जो है वो है निरंकुश प्रशासन, यानी ऑथोराइटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखिए नेतृत्वकर्ता के पास सभी अधिकार होते हैं और आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। देखिए इस प्रकार का जो प्रशासन होता है, इसमें जो नेतृत्वकर्ता होता है उसी के पास सारे अधिकार होते हैं और वो सभी निर्णय खुद ही लेता है। तो ये देखिए एक तरह से अधिकारवादी प्रशासन हो गया, जिसमें वो व्यक्ति पूरी तरह से अधिकार संपन्न रहेगा और सभी लोगों को केवल उसके आदेशों का पालन करना होता है। इसमें देखिए क्या होती है विशेषताएं कि इसमें नियम बहुत कठोर होते हैं और इसमें नियंत्रण भी बहुत मजबूत होता है। इसमें देखिए कम सहभागिता होती है। इसमें देखिए जब नियम कानून कठोर रहेंगे, नियंत्रण बहुत ज्यादा रहेगा, तो लोग बेहतर तरीके से सहभागिता नहीं करते हैं। और निर्देशों का पालन अनिवार्य होता है। इसमें देखिए जो भी निर्देश दिया जाता है उसका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। एक तरह से देखिए ये कठोर प्रशासन के रूप में आता है। इसके बाद देखिए अगला जो है लचीला प्रशासन, यानी फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखिए नीतियां
प्रक्रियाएं समय और परिस्थितियों के अनुसार बदली जा सकती। इसमें जो देखिए इस प्रकार का जो प्रशासन होता है, इसमें जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो इसमें जब समय के अनुसार या सिचुएशंस के अनुसार उसमें बदलाव कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, नियम जो है तो वही नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें सिचुएशन जैसी रहती है उसी अनुसार नियम में आगे पीछे किया जाता है। अब देखिए समन्वित रूप से हम लोगों ने अभी देखिए बहुत सारे शैक्षिक प्रशासनों के बारे में अध्ययन किया। अभी देखिए इसके कुछ और भी प्रशासन नाम है। इसमें देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, अनुकूलता और बदलाव की क्षमता होती है। देखिए जो फ्लेक्सिबल वाला एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसी भी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार निर्णय लिया जाता है, जब जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है। यह देखिए सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित करने में बहुत ही सक्षम होता है, यानी हर स्तर पर जिसकी जैसी जरूरत, जैसे रिक्वायरमेंट, उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता है, उसी प्रकार से नियम बनाया जाता है। अगला देखिए है विज्ञान आधारित प्रशासन यानी साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग कर शैक्षणिक प्रक्रियाओं को कुशल बनाया जाता है। देखिए इस प्रकार के प्रशासन में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वो मनोवैज्ञानिक तरीके से लिया जाता है, यानी वैज्ञानिक तरीके से जब निर्णय लिया जाएगा तो किसी भी सिचुएशन को हल करने में बहुत आसानी होती है और वह सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। इसमें देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, डेटा और शोध पर आधारित निर्णय लिया जाता है। इसमें जब कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो विभिन्न प्रकार के डाटा के आधार पर लिया जाएगा, यानी कुछ सोर्स होने चाहिए, कुछ फैक्ट होने चाहिए जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। मनमानी तरीके से नहीं लिया जाता, कोई आधार होना चाहिए। अगला देखिए कार्य प्रणाली का मापन और मूल्यांकन किया जाता है, यानी इसमें जो भी कार्य किया जाता है उसको समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है, उसको मापा जाता है कि कौन सा कार्य कितने कार्य पूरा हुआ, कितना बाकी है और इसमें किस प्रकार की सुधार करने की जरूरत है। यह देखिए प्रभावी और सटीक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। ये देखिए बहुत ही प्रभावी होता है और इसमें जो कुछ भी किया जाता है वो बहुत ही सटीक होता है। देखिए नाम ही है वैज्ञानिक प्रशासन। जब भी देखिए कोई वैज्ञानिक कार्य किया जाता है, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें देखिए सटीकता की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो देखिए इस प्रकार से देखिए ये जितने भी प्रकारों का हम लोगों ने अध्ययन किया प्रशासन में, इनका चयन संस्था, स्थान और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। देखिए ये सभी प्रशासन के जो प्रकार हैं सब एक ही जगह लागू नहीं होते हैं, जैसी सिचुएशन, जैसे जरूरत, तो उस प्रकार के प्रशासन का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के प्रशासन की अपनी देखिए विशेषताएं होती हैं, लाभ होता है और सीमाएं होती हैं, यानी सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है, इसका लाभ होता है, इसकी लिमिटेशंस होती है। अब देखिए अगला है प्रशासन और प्रबंधन के बीच अंतर। देखिए सुनने में लगता है कि दोनों एक ही शब्द है, यानी मिलता जुलता, लेकिन इसमें बहुत अंतर होता है। देखिए प्रशासन और प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच क्या डिफरेंस है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इनके बीच के अंतर को समझने के लिए इनके कार्य क्षेत्र, भूमिकाएं और उद्देश्यों पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रशासन। देखिए प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो नीतियों को बनाने, नियमों को तय करने और उन्हें लागू करने पर केंद्रित होती है। यानी प्रशासन देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रशासन क्या होता है कि नियमों को बनाता है, नीतियों को बनाता है, निर्णयों को कैसे लागू किया जाए ये बताता है और यह संगठन के समग्र उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं कि नीति का निर्धारण करना, उच्च स्तर का कार्य करना, लक्ष्य का निर्धारण करना, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रमुख माना जाता है। यह एक तरह से सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाता है। इसका उदाहरण देखिए विभिन्न प्रकार के देखिए जो शिक्षा से संबंधित राज्य और केंद्र स्तर पर मंत्रालय होते हैं, जैसे देखिए शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देखिए लाई गई है 2020 में, तो ये इसी प्रकार का हो गया। देखिए
किसी स्कूल का प्रशासन यह तय करता है कि शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी और स्कूल में कौन कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। देखिए ये सब कुछ प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाता है, डिसाइड किया जाता है, और फिर प्रबंधन के स्तर पर इन सब चीजों को कैसे बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना है, कैसे बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना है, ये किया जाता है। देखिए प्रबंधन क्या करता है कि उन प्रक्रियाओं का समुच्चय है जो संसाधनों, मानव, वित्तीय और जो भौतिक सामग्री होती है उसका कुशल और प्रभावी तरीके से उपयोग करके संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। देखिए ये लोग सब नियम, विधियां, कानून, तौर तरीके निर्धारित कर देंगे, बता देंगे, और प्रबंधन उन सब चीजों को बेहतर तरीके से उपयोग करके अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करता है। देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं कि ये नीतियों का कार्यान्वयन करता है। उसके बाद देखिए यह सभी स्तरों पर कार्य करता है और करवाता है, यानी सभी लोगों के बीच जो भी कार्यकर्ता होते हैं सब में आपस में समन्वय स्थापित करके बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास करता है। यह देखिए नीतियों और नियमों के क्रियान्वयन पर या उनके संचालन पर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देता है। यह देखिए निजी और व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख माना जाता है, इसका बहुत ही महत्व होता है। और यह देखिए व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है, यानी प्रबंधन का जो लक्ष्य होता है पूरी तरह से बेहतर रिजल्ट पाना होता है, तो इसका जो दृष्टिकोण है पूरी तरह से व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है। इसके देखिए उदाहरण में आता है कि स्कूल का प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कक्षाएं समय पर हों, छात्रों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हों और शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। देखिए किसी कंपनी का प्रबंधक उत्पादन, बिक्री और ग्राहक संतोष जैसे पहलुओं को संभालता है। देखिए तो ये ऊपर हमने देखे प्रशासन की विशेषताएं और यहाँ प्रबंधन की विशेषताएं। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रशासन और प्रबंधन के बीच प्रमुख अंतर क्या क्या है। देखिए इसके कुछ मापदंड होते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले अर्थ के आधार पर अंतर क्या होता है। देखिए प्रशासन होता है नीतियां बनाने और निर्णय लेने पर केंद्रित होता है। प्रबंधन देखिए संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने पर केंद्रित होता है। प्रमुख कार्य के आधार पर देखिए इसका कार्य योजना बनाना और लक्ष्य तय करना होता है। प्रबंधन का काम क्या होता है, योजनाओं को लागू करना और संचालन करना होता है। स्तर के आधार पर देख लीजिए, यह उच्च स्तर का होता है, यह सभी स्तर यानी टॉप, मिडिल और लोअर, ये तीनों स्तरों का होता है, ये केवल उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाता है। उद्देश्य देखिए इसका क्या होता है, इसका उद्देश्य दीर्घकालिक होता है, इसका उद्देश्य देखिए अल्पकालिक होता है, यानी किसी लक्ष्य को, निर्णय को प्राप्त करना उस समय जितना जरूरी होता है उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका दृष्टिकोण देखिए सैद्धांतिक होता है, थ्योरेटिकल होता है, इसका जो है व्यवहारिक होता है, यानी ये नियम कानून बना दिया तो सैद्धांतिक हो गया, अब व्यवहारिक रूप से उसको कैसे किया जाए वो सब कुछ प्रबंधन निर्धारित करता है। उदाहरण में देखिए सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाना। अब देखिए प्रबंधन स्कूल के संचालन को सुचारू रूप से रखना, यानी नई शिक्षा नीति बन गई, अब उस प्रबंधन का कार्य है कि उस शिक्षा नीति को किस स्तर पर कैसे लागू कराएगा अपने यहाँ, ये कार्य वो करता है। तो इस प्रकार से देखिए इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस थे वो भी हम लोगों ने देखा। अब देखिए इसका सारांश निकल करके आया कि प्रशासन संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों और नीतियों के निर्धारण का कार्य करता है, यह एक सोचने और योजना बनाने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से देखिए प्रबंधन इन नीतियों और लक्ष्यों को व्यवहार में लाने और दिन प्रतिदिन के संचालन को कुशलता पूर्वक संभालने का कार्य करता है। यह एक कार्य और क्रियान्वयन की प्रक्रिया। देखिए मोटा मोटी अगर देखा जाए कि इनमें डिफरेंस क्या है कि यह नियम कानून को बनाता है, निर्धारित करता है और उसको ये बेहतर तरीके से लागू करके अच्छा रिजल्ट पाने का प्रयास करता है। तो ये दोनों इनके बीच के मेजर डिफरेंस। अब देखिए शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन का जो क्या क्या प्रिंसिपल होता है, यानी शैक्षिक प्रशासन किस लिए होता है। देखिए एक कुशल, प्रभावी और न्याय संगत शैक्षिक प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए दिशा निर्देश हैं। ये सिद्धांत प्रशासन के सभी स्तरों, राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत और स्थानीय स्तर पर लागू होते हैं। इन्हें विस्तार से इस प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए शैक्षिक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं
और ये देखिए हर स्तर पे लागू होते हैं। तो इनको कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, यानी कोई भी प्रशासन होता है उसका एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य होता है। देखिए हर शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों, शिक्षकों और समाज के कल्याण के लिए शिक्षा को प्रभावी बनाना, यानी ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जैसे स्टूडेंट का भी कल्याण हो, शिक्षक का भी हो और उससे समाज को भी फायदा मिले। प्रशासनिक प्रक्रिया को स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। ये इसका जो है पहला सिद्धांत है। इसका उदाहरण देखिए कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों से सुसज्जित करना है। दूसरा सिद्धांत इसका देखिए वो है समानता का सिद्धांत। इसमें देखिए क्या होता है? शैक्षिक अवसरों के में सभी के लिए समानता सुनिश्चित करना आवश्यक माना जाता है। इसमें देखिए जाति, धर्म, लिंग, भाषा या भौगोलिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यदि देखिए जब निर्णय लिया जाता है प्रशासनिक स्तर पर तो इसमें भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहती है, यानी जो कुछ भी नियम बनाए जाते हैं, जो कुछ भी नीतियां बनाई जाती हैं वो सबके लिए एक ही समान होती हैं। देखिए उदाहरण, सरकारी स्कूलों में शिक्षा सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य होती है और सभी लोगों को एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम उसी शिक्षक से पढ़ाया जाता है, अलग किसी तौर तरीके से नहीं। अब देखिए अगला जो है इसका लोकतांत्रिकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें देखिए शैक्षिक प्रशासन में सभी हितधारकों, छात्र, शिक्षक, माता पिता और समुदाय को निर्णय लेने में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। ये ऐसा इसमें प्रयास किया जाता है। यह सिद्धांत देखिए स्वतंत्रता, सहयोग और समन्वय पर आधारित होता है। इसीलिए देखिए उदाहरण स्वरूप विद्यालय प्रबंधन समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अभिभावकों और शिक्षकों को भी भागीदार बनाया जाता है। जब देखिए किसी शिक्षण संस्थान में फैसले लिए जाते हैं तो उसमें शिक्षकों को भी शामिल किया जाता है, वहां जो पढ़ाने वाले हैं, और विभिन्न गार्जियन को भी वहां पर आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है और उनसे फिर सलाह ली जाती है कि ये चीज करना है तो इसमें किस प्रकार से बदलाव किया जाना चाहिए। अगला देखिए है लचीलापन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए शैक्षिक प्रशासन को बदलते समय, आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार लचीला होना चाहिए। यदि देखिए इस प्रकार का जब सिद्धांत अपनाया जाता है तो वही मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार इसमें फेरबदल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह पूरी तरह से कठोर होना चाहिए। देखिए नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को अपनाया गया था। देखिए जब कोविड-19 का सिचुएशन था उस समय देखिए क्या क्लास में जाकर शिक्षा लेना अनिवार्य नहीं था, बल्कि घर पर बैठ के ही छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास किया गया था। तो ये हो गई जरूरत के अनुसार लचीलापन। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो देखिए किसी गंभीर बीमारी या सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो उनको भी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके देखिए परीक्षा वगैरह के समय कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हाथ में या पैर में की, तो उसके लिए उनको अलग कोई व्यक्ति प्रोवाइड किया जाता है उसके परीक्षा कॉपी लिखने के लिए, स्क्राइब के रूप में आप लोग जानते ही होंगे। विभिन्न प्रकार के देखिए जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए देखिए स्क्राइब उपलब्ध कराए जाते हैं। वो बगल में बैठ के बोलता है और जो दूसरा स्क्राइब होता है वो उसकी सारी चीजों को परीक्षा में लिखता है। उसी प्रकार से देखिए विभिन्न परीक्षाओं में इनके लिए कुछ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो यही सब चीजें होती हैं जो लचीलेपन में आती हैं। अगला देखिए है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित और निष्पक्ष व्यवहार मिलना चाहिए। इसमें देखिए हमेशा सोचा जाता है कि हर व्यक्ति को एक ही बराबर का न्याय मिले और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनके साथ जो व्यवहार हो पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए इसमें प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह भी बनाया जाता है और उसका लक्ष्य होता है कि वो हमेशा उसी प्रकार से कार्य करे। उदाहरण देखिए छात्रों और शिक्षकों के साथ समान व्यवहार और निष्पक्ष मूल्यांकन
किया जाता है। देखिए किसी भी प्रशासन में, शैक्षिक प्रशासन में वहां पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों के साथ अच्छा तरीके का व्यवहार किया जाता है, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाता है। अगला देखिए है व्यावसायिकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। देखिए शैक्षिक प्रशासन में कार्यरत लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और कुशलता से करना चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया जाता है। यानी मनमानी तरीके से नहीं, जैसे तैसे नहीं, प्रोफेशनल तरीके से हर चीज को सिस्टमैटिकली किया जाने का प्रयास किया जाता है। इसमें देखिए अनुशासन, समय प्रबंधन और गुणवत्ता का पालन बहुत ही जरूरी होता है। यानी समय पर होना चाहिए, अनुशासन के अनुसार होना चाहिए और क्वालिटेटिव यानी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। देखिए उदाहरण में शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर की जानी चाहिए। देखिए किसी भी शैक्षिक संस्थान में जब टीचर को रिक्रूट किया जाता है तो उनकी देखिए योग्यता को भी देखा जाता है और उनके अनुभव को देखा जाता है, तब जाके उनको रिक्रूट किया जाता है, मनमानी तरीके से नहीं किया जाता। अगला देखिए क्या है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें देखिए शैक्षिक प्रशासन में विभिन्न विभागों और इकाइयों के बीच समन्वय सुनिश्चित होना चाहिए। देखिए जब किसी शिक्षक संस्थान में बहुत सारे स्तर होते हैं काम करने के, क्लर्कियल विभाग, टीचिंग विभाग, फिर विभिन्न प्रकार के जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तो सब लोग जुड़े होते हैं, तो सबका आपस में बेहतर तरीके से समन्वय होता है और सब लोग मिलजुल के निश्चित एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सारा कार्य जो किया जाता है एक टीम के रूप में किया जाता है। उदाहरण देखिए पाठ्यक्रम, परीक्षा और शिक्षण विधियों के बीच तालमेल। देखिए जो कुछ भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसमें देखिए सबको शामिल किया जाता है, सबके अनुसार होना चाहिए। और उसके बाद देखिए परीक्षा जो होती है सबके लिए एक ही समान से होती है और जो शिक्षण विधि अपनाई जाती है वो भी सबके लिए एक ही समान होती है। देखिए अगला है दक्षता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। इसमें देखिए न्यूनतम संसाधनों का उपयोग कर अधिकतम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी संसाधन कम से कम इस्तेमाल हो और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। प्रशासन को देखिए संसाधन के कुशल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो शैक्षिक प्रशासन होता है वहां उपलब्ध संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग कैसा किया जाना चाहिए ये भी वह सुनिश्चित करता है। उदाहरण देखिए स्कूलों में बजट का सही तरीके से उपयोग। देखिए जब कोई भी शैक्षिक प्रशासन पैसे खर्च करता है किसी संस्थान पर तो वो सोचता है कि जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं इसका बेहतर और समुचित उपयोग किया जाए, पैसे की बर्बादी ना हो, संसाधनों की बर्बादी ना हो। अगला है देखिए उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए शैक्षिक प्रशासन को अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यानी वहां पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जिसको जो कार्य दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसको बेहतर तरीके से पूर्ण करेगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेगा। इसमें देखिए छात्रों, अभिभावकों और समाज के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित भी करनी चाहिए। यानी इसमें छात्र के प्रति, समाज के प्रति, गार्जियन के प्रति भी उस शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। देखिए इसीलिए देखिए जब किसी शिक्षण संस्थान में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उस शिक्षण संस्थान की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चा वहां विद्यालय में सही सलामत रहे और सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाए। जब तक वह बच्चा अपने घर नहीं पहुंच जाता है तब तक वो शिक्षण संस्थान जो है उसके प्रति जवाबदेह होता है। उदाहरण देखिए वार्षिक रिपोर्ट में शैक्षिक प्रगति का खुलासा करना। जब देखिए किसी शिक्षण संस्थान की एनुअल रिपोर्ट जारी होती है तो उसमें देखा जाता है कि उस इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस किस प्रकार का है। अगला देखिए है शैक्षिक योजना का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। इसमें देखिए शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाना बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी लक्ष्य को देखिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक रूप में बनाकर योजनाएं निर्धारित की जाती हैं, बनाई जाती है। यानी देखिए जब इसमें किसी कार्य को किया जाता है, किसी प्लान को डिसाइड किया जाता है, योजना बनाई जाती है तो इसमें दो प्रकार से
इसको बनाया जाता है। एक दीर्घकालिक और एक होता है अल्पकालिक, यानी जो ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिनको कम समय में पूरा किया जा सकता है तो उसको अल्पकालिक में शामिल कर लिया जाता है, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसका परिणाम लंबे समय के बाद मिलेगा तो उसको दीर्घकालिक योजना में शामिल कर लिया जाता है, और इस प्रकार से तब जाके योजना बनाई जाती है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सुधार, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है, योजनाएं हैं जो तुरंत लागू नहीं की जाती। इसको देखिए इसीलिए 4-5 साल हो गया, तो इसमें जो जो चीजें जैसे जैसे लागू करने के लायक है वैसे वैसे लागू किया जा रहा है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको तुरंत लागू नहीं किया जा सकता, जो बहुत ज्यादा जटिलताएं थी तो उनको थोड़ा बाद में लागू किया जा रहा है। तो इसीलिए ये चीजें होती हैं कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक में बांटी जाती है। अगला है देखिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का संतुलन। इसमें देखिए शैक्षिक प्रशासन में कुछ निर्णय केंद्रीय स्तर पर लिए जाने चाहिए, जबकि अन्य निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाने। देखिए इसमें जो निर्णय होते हैं कुछ केंद्रीय स्तर पर लिया जाता है, कुछ स्थानीय स्तर पर। केंद्र के द्वारा नियम बना दिए गए, अब उस राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सारे नियम उसके यहाँ लागू हो रहे हैं कि नहीं। जो चीज वहां लागू होने लायक है वो चीज लागू की जाएगी, और बाकी चीजें अपने अनुसार उसमें शामिल करके तब उसको लागू किया जाए। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा तय करना, लेकिन स्कूल स्तर पर शिक्षण विधि चुनना। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है NCERT के द्वारा बना दिया जाता है, अब उस पाठ्यक्रम को किसी क्षेत्र में किसी स्थान पर किस तरीके से पढ़ाया जाए वो वहां के स्थानीय प्रशासन का जो है उत्तरदायित्व होता है। अब देखिए अगला है एकता और नियंत्रण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कंट्रोल। प्रशासनिक कार्यों में देखिए एकता और अनुशासन बहुत ही बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आपस में वहां पर एकता नहीं रहेगी, डिसिप्लिन नहीं रहेगी, तो फिर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसलिए देखिए सभी प्रक्रियाओं और गतिविधियों का समुचित नियंत्रण होना चाहिए। जितने भी कार्य वहां किए जा रहे हैं, जो भी गतिविधि हो रही है, वो सब कुछ नियंत्रित होनी चाहिए, अनुशासन के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण देखिए सभी स्कूलों में समान परीक्षा प्रणाली। देखिए विभिन्न प्रकार के स्कूल होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में स्थित होते हैं, लेकिन उस बोर्ड के द्वारा, उस नियामक संस्था के द्वारा जब कोई नियम निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे देखिए आप लोगों का ही यूनिवर्सिटी के अनुसार जो नियम विधियां हैं कि हर इस कॉलेज में इसी प्रकार से परीक्षा होनी चाहिए, तो देखिए सभी कॉलेज उसी के अनुसार कराते हैं, कोई अपने मन से उसमें बदलाव नहीं करता। अगला है देखिए प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देखिए शिक्षकों, छात्रों और अन्य कर्मचारियों को उनके कार्यों में प्रोत्साहित करना। देखिए इसका एक सिद्धांत ये भी बहुत जरूरी है कि समय समय पर छात्रों को, शिक्षकों को और कर्मचारियों को जब प्रोत्साहित किया जाता रहेगा तो वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे। इसमें देखिए उनको प्रोत्साहन के रूप में प्रशंसा, पुरस्कार या बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण देखिए श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार देना। देखिए जो स्टूडेंट अच्छे हों उनको पुरस्कार दिया जाए, जो टीचर बढ़िया पढ़ाते हों उनको पुरस्कार दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, तो इससे और भी बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना संभव होता है। अगला है देखिए निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए शैक्षिक प्रशासन को एक सतत प्रक्रिया मानते हुए विकास और सुधार पर ध्यान देना चाहिए। इसमें देखिए जो भी कार्य करना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नियम बनाए, कुछ समय तक फॉलो किए, उसके बाद उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं। उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तब जाके बेहतर रिजल्ट मिलेगा। देखिए उदाहरण पाठ्यक्रम में समय समय पर सुधार। देखिए एक बार नियम बना दिए, चल रहा है जैसे, ऐसा नहीं, उसमें देखा जाना चाहिए, समय समय पर उसमें जैसी जरूरत हो उस प्रकार से सुधार भी किया जाना चाहिए। अगला है देखिए पारदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखिए प्रशासनिक निर्णयों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए जो छुपा के किया जाए। सब कुछ ओपन होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार के डाउट की गुंजाइश ना हो। तब देखिए ये कार्य बहुत बेहतर होता है। जैसे उदाहरण देखिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सार्वजनिक करना। जब किसी शिक्षण संस्थान में सरकार के द्वारा ही देख लीजिए, जब विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की भर्ती की जाती है या शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, तो सब कुछ सबके सामने ओपन तरीके से की जाती है, छुपा के नहीं की जाती।
तो ये सारी चीजें जो थी वो प्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। ठीक है, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि जो शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत हैं एक न्याय संगत, प्रभावी और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने में बहुत ही सहायक हैं। ये न केवल शिक्षा प्रणाली को संगठित करते हैं बल्कि छात्रों और शिक्षकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, प्रशासनिक कौशल क्या होता है। इसका देखिए, किसी संगठन या संस्थान के संचालन और प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक योग्यताओं और क्षमताओं का समुच्चय है। यानी स्किल का मतलब होता है दक्षता, यानी कौन सा व्यक्ति, कौन सा पर्सन जो है इन सारी क्रियाओं को, प्रशासनिक कार्यों को करने में बेहतर है, उसके अंदर कौन कौन सी योग्यता है, कैसी क्षमता है, यही सब आती है जो है प्रशासनिक दक्षता और कौशल। देखिए, प्रशासनिक कौशल का उपयोग योजनाएं बनाने, निर्णय लेने, कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करने और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक कौशल नहीं है और उसको उस पद पे बैठा दिया गया तो फिर जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय सही नहीं होगा। तो इसलिए उसमें देखा जाता है कि उसके अंदर योग्यता है कि नहीं। देखिए, अब प्रशासनिक कौशल के प्रकार। प्रशासनिक कौशल कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। देखिए, सबसे पहला है नेतृत्व कौशल, यानी लीडरशिप स्किल, यानी प्रशासनिक स्तर पर कोई अधिकारी बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसके अंदर नेतृत्व की योग्यता या क्षमता है कि नहीं, लोगों का नेतृत्व कर पाने की उसके अंदर क्षमता है कि नहीं। देखिए, यह कौशल टीम का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता को दर्शाता है। यदि देखिए उसकी कोई टीम है, उसमें काम करने वाले लोग हैं, तो वो उनको बेहतर तरीके से एक साथ जुड़ाव उत्पन्न कर पा रहा है कि नहीं, उन्हें प्रेरित कर पा रहा है कि नहीं। देखिए, एक अच्छा प्रशासक दूसरों को प्रोत्साहित करता है और निर्णय लेने में मदद करता है और टीम को संगठित तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब देखिए एक अच्छा नेतृत्व क्षमता वाला प्रशासक होगा तो वो अपने टीम के लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहता है, अच्छा काम करने के लिए हमेशा उनको वो मोटिवेट करता रहता है और कहता है कि कैसे इस कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, किसी स्कूल के प्रधानाध्यापक का शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करना। जब देखिए किसी स्कूल के, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल अगर बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर ये नेतृत्व की क्षमता है, योग्यता है, तो वो देखिए अपने शिक्षकों और स्टूडेंट के बीच बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं। शिक्षकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनसे बोलना चाहिए, वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उसी प्रकार से छात्रों के साथ किस प्रकार से बातचीत करना चाहिए, छात्रों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, वो सब कुछ बेहतर तरीके से जानते हुए फिर अपना कार्य करते हैं। इसलिए देखिए उस विद्यालय प्रशासन को बेहतर तरीके से चला पाते हैं। अगला देखिए होता है संगठन कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। देखिए, कार्यों और संसाधनों को व्यवस्थित और प्राथमिकता देने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कैसे किसी संगठन को, किसी संस्थान को बेहतर तरीके से चलाया जाए, वो भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। उसको कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए, ये सब कुछ भी इसके अंतर्गत आता है। देखिए, एक कुशल प्रशासक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य समय पर और सही तरीके से पूरे हों। देखिए, जो प्रशासक होता है वो पूरी तरह से निश्चित करता है कि कार्य को सही समय पर किया जाए और सही तरीके से किया जाए, जिससे संगठन का लाभ हो। उदाहरण देखिए, किसी शैक्षिक संस्थान में कक्षाओं और परीक्षाओं का समय निर्धारित करना। यानी देखिए कब कौन सी कक्षा चलेगी, कौन से क्लास को कब चलाया जाना चाहिए, परीक्षा कितने समय के बाद कराई जानी चाहिए, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। अगला है देखिए योजना बनाने की क्षमता, यानी प्लानिंग स्किल्स। इसमें देखिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसमें देखिए योजना बनाते समय उपलब्ध संसाधनों और संभावित चुनौतियों को बेहतर तरीके से देखकर, उनका ध्यान रखकर ये सारा चीज किया जाता है। उदाहरण में देखिए स्कूल का वार्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना। जब किसी स्कूल का एनुअल सिलेबस तैयार किया जाता है तब इसमें इस प्रकार के कौशल की जरूरत पड़ती है।
अगला है देखिए समस्या समाधान कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। किसी समस्या का विश्लेषण करके उसके लिए त्वरित और प्रभावी समाधान निकालने की जो क्षमता होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आई स्कूल में, शिक्षण संस्थान में, तो उसको बेहतर तरीके से कैसे निपटाया जाए, कैसे उसको हल कर लिया जाए, ये इसके अंतर्गत आती है। इसमें देखिए जब समस्याओं का समाधान किया जाता है तो तार्किक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। किसी भी प्रकार का रूढ़िवादी या पूर्वाग्रह से संबंधित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, यानी जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पूरी तरह से तार्किक होना चाहिए। देखिए उदाहरण, किसी छात्र के अनुशासनात्मक मुद्दे को सही तरीके से हल करना। अब देखिए किसी छात्र के द्वारा अगर कुछ गलती हुई है, किसी शिक्षक के द्वारा ही कुछ मिस्टेक हुआ है, तो उसको तरीके से किया जाना, लॉजिकल तरीके से, इररिलेवेंट तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए अगला है समय प्रबंधन कौशल, टाइम मैनेजमेंट स्किल। देखिए समय का सही उपयोग करते हुए विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक कैसे कंप्लीट किया जाए, ये जो कौशल होता है ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें देखिए सबसे पहले प्राथमिकताओं को तय किया जाता है और समय सीमा के अंदर कार्य पूरा किया जाए। इसमें सभी प्रकार की जो जरूरतें होती हैं, प्राथमिकताएं होती हैं, उसको पहले से डिसाइड कर लिया जाता है और फिर उसको समय के अनुसार सही तरीके से पूरा किया जाता है। उदाहरण में देखिए परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करना। देखिए परीक्षा करा दिया गया, पता चले परीक्षा का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से देखिए इंस्टीट्यूट जो होते हैं परीक्षा का डेट भी पहले से बता देते हैं कि इतने तारीख को परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट भी बता देते हैं कि इतने तारीख को रिजल्ट आउट होगा, इतने तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा। तो इन सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होता है, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं होती। अगला देखिए संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए विचारों और सूचनाओं को स्पष्ट, सटीक और प्रभावी तरीके से व्यक्त करने की क्षमता। देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत बेहतर होती है। किससे कैसे बात करना है, कब क्या बोलना है, किस चीज को किस तरीके से बोलना है, वो बेहतर तरीके से जानता है। और बहुत से ऐसे देखेंगे आप इंस्टीट्यूट के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनको सामने खड़ा कर दिया जाए तो स्टूडेंट के सामने बोल ही नहीं पाते, टीचर से सही से बात ही नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की क्षमता जो है नहीं होनी चाहिए, उनके अंतर्गत बहुत बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। इससे जो होता है शिक्षण संस्थान और भी बेहतर तरीके से प्रगति करता है। देखिए इसमें मौखिक, लिखित और गैर मौखिक संचार शामिल होता है। देखिए इसमें वो मौखिक तरीके से भी बेहतर तरीके से करता है, लिखित तरीके से। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट के प्रशासक होते हैं जिनको सही तरीके से लेटर लिखने नहीं आता है, सही से कोई एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, तो बहुत ये सारी कमियां हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए उदाहरण, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करना। बहुत से ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, जो शिक्षकों के साथ नियमित रूप से बैठक करते हैं, गार्जियन को बुलाते हैं, गार्जियन की मीटिंग करते हैं। तो जब ये सब चीजें करेंगे तो उनके अंदर बहुत अच्छा संवाद कौशल होगा, तभी तो कर पाएंगे। तो ये चीजें होती है। अगला है देखिए निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग स्किल, सही समय पर उचित निर्णय लेने की योग्यता। देखिए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को निर्णय किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, सही समय पर कैसे लिया जाना चाहिए, ये भी क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेते समय देखिए संगठन के लक्ष्यों, संसाधनों और उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। कब कैसा निर्णय लेना है जिससे संस्थान का भी नुकसान नहीं हो, छात्रों का भी नहीं हो, शिक्षकों का भी नहीं हो, तो ये बहुत ही जरूरी होता है। देखिए किसी विशेष विषय के लिए अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करना इस प्रकार के निर्णय का एक उदाहरण है। देखिए अगर किसी विशेष विषय को पढ़ाना है या किसी विषय का सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, तो उसके लिए अतिरिक्त शिक्षक को नियुक्त करना है, तो वो शिक्षक किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आती है। अगला है देखिए तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल। देखिए आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए, यह भी क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। यानी प्रशासनिक अधिकारी के पास ये ज्ञान होना चाहिए कि किस कार्य के लिए कौन कौन सी तकनीक को उपयोग किया जाए, कौन सी तकनीक को उपयोग करें कि हमको बेहतर रिजल्ट मिले। ये भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करें कि बेहतर रिजल्ट मिले, उनको नहीं पता होता है। तो ये होना चाहिए। इसमें देखिए
कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्ञान शामिल है। बहुत से ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे उपयोग किया जाए, उनको सही तरीके से वेबसाइट ही नहीं पता होती कि कौन से संस्थान की कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से मुझे सिलेबस मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं पता होती। तो ये सब चीजें होनी चाहिए उनके। देखिए, ऑनलाइन कक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना या करवाना इस प्रकार के कौशल के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स। देखिए, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जो किसी भी कार्य को अगर कॉलेज में किया जा रहा है, संस्थान में किया जा रहा है, तो वहां जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनका बेहतर तरीके से एनालिसिस करें, विश्लेषण करें और फिर उसका सही तरीके से सॉल्यूशन ढूंढकर हल प्राप्त करें। यह कौशल देखिए समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। यानी कोई भी समस्या है तो उसके विभिन्न प्रकार के जो भी डाटा है उसका बेहतर तरीके से एनालिसिस किया जाए, तब जाके उसका निर्णय लिया जाए। देखिए, छात्रों के परिणामों का विश्लेषण करके सुधार की योजनाएं बनाई जाए। छात्रों का जो रिजल्ट है, किस प्रकार का परिणाम है, वो देखा जाना चाहिए, उसका एनालिसिस किया जाना चाहिए, तब जाके फिर सुधार के लिए योजनाएं बनाना चाहिए। अगली चीज है देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। इसमें देखिए बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता होनी चाहिए। किसी देखिए अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते समय शांत और संयमित रहना चाहिए। देखिए, जब कोई ऐसी अचानक समस्या आ गई, परिस्थिति आ गई, तो उसका हल जब ढूंढते समय उनको संयमित होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं हो जाना चाहिए, बहुत संयमित होकर फिर निर्णय लेना चाहिए। देखिए, उदाहरण में कोविड-19 महामारी के दौरान ऑफलाइन शिक्षा को ऑनलाइन में बदलना। देखिए, बहुत से इंस्टीट्यूट थे जिन लोगों ने ये सब चीजें नहीं की, उनको पता नहीं क्या किस प्रकार का डाउट था, जिन्होंने अपने यहाँ सब चीजें लागू नहीं की। जो बेहतर प्रशासनिक स्तर के अधिकारी थे उन्होंने अपने यहाँ सारी सुविधा लागू कर दी थी। इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट का नुकसान नहीं हुआ, स्टूडेंट को समय पे हर चीज जो शिक्षण सामग्री थी वो उपलब्ध हुई, उन्होंने उसका लाभ उठाया और उनका जो पठन पाठन शिक्षक का कार्य जो था नुकसान नहीं हुआ। अब अगला है देखिए टीम वर्क कौशल, टीम वर्क स्किल। इसमें देखिए एक समूह में काम करने और टीम के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की क्षमता। देखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी हमेशा प्रयास करता है कि हमारे यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक टीम के रूप में कार्य करें और सभी लोगों को बेहतर तरीके से वो संचालित भी करता है। दूसरों की राय का सम्मान करना और सहयोग करना। टीम स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा अपने द्वारा ही कही गई बातों को दूसरे को मनवाने का प्रयास करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के द्वारा जो मत है उसको भी स्वीकार करना चाहिए, उनके मत को एक्सेप्ट करके फिर जाके कार्य करना, ये इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए इसका उदाहरण है, स्कूल के वार्षिक उत्सव के लिए शिक्षकों और छात्रों के साथ मिलकर काम करना। देखिए, किसी स्कूल कॉलेज में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई राष्ट्रीय त्योहार मनाया जा रहा है, 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाया जा रहा है, तो उसमें टीचर और स्टूडेंट के साथ मिलकर उनके साथ बैठकर क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, ये सबको भी वो इस स्किल के अंतर्गत करता है। अगला है देखिए वित्तीय प्रबंधन कौशल, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल। इसमें देखिए बजट तैयार करने और वित्तीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता। यानी किसी भी शैक्षिक संस्थान के लिए बजट किस प्रकार का तैयार किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए, ये सब इसके अंतर्गत आता है। उदाहरण देखिए, विद्यालय के वार्षिक बजट का निर्धारण और उसका सही से उपयोग करना। यानी किसी विद्यालय का वार्षिक बजट कितना होना चाहिए और उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाना चाहिए, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं प्रशासनिक कौशल का महत्व, यानी प्रशासनिक कौशल किस लिए महत्वपूर्ण है, ये हमको इसमें देखना। देखिए, सबसे पहला इसका महत्व होता है प्रभावी निर्णय लेना। यानी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी जो प्रशासनिक कौशल बेहतर तरीके का है, तो वो जो निर्णय लेंगे वो निर्णय कैसा होगा, बहुत ही प्रभावी होगा। दूसरा देखिए समय और संसाधन का कुशल उपयोग। वो संसाधनों का सही उपयोग करेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे, हर काम समय पे करेंगे। तीसरी है उत्पादकता बढ़ाना, यानी किसी भी संस्थान का के बेहतर तरीके से कैसे
प्रोग्रेस हो, उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आए, सभी लोग कैसे प्रोडक्टिव हों, ये भी वो इसके अंतर्गत करता है। दूसरा है, अगला है संघर्ष प्रबंधन, यानी संगठन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद को, संघर्ष को किस प्रकार से बेहतर तरीके से सुलझा ले, वो इसके अंतर्गत आता है। अगला है देखिए लक्ष्य प्राप्ति, यानी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी संगठन का लक्ष्य क्या है वो हमेशा उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब है देखिए प्रशासनिक कौशल को कैसे विकसित करें, यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर कैसे प्रशासनिक कौशल डेवलप किया जाना चाहिए, अगर उसके अंतर्गत नहीं है उसके अंदर तो उसको कैसे कर सकता है। उसके लिए देखिए सबसे पहले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें भाग लेना चाहिए, नियमित अभ्यास करना चाहिए, कैसे बोला जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे लोगों के साथ रहा जाए, कैसे नेतृत्व प्रदान किया जाए, इसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तकनीकी ज्ञान बढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, कंप्यूटर के प्रति जानकारी, विभिन्न प्रकार के डिजिटल संसाधनों की जानकारी अच्छे तरीके से कैसे की जाए, उसको कैसे उपयोग किया जाए, उसका नॉलेज लेना चाहिए। फीडबैक लेना चाहिए, समय समय पर अपने क्लास के, अपने कॉलेज के स्टूडेंट से, शिक्षकों से क्या करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और लेख पढ़ना चाहिए, जो प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित लेख विभिन्न प्रकार के अखबारों में आते हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में आते हैं, वहां के अधिकारी कर्मचारी किस प्रकार से बेहतर निर्णय ले रहे हैं, ये सब चीजों को पढ़ने से प्रशासनिक कौशल बेहतर होता है। देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया कि प्रशासनिक कौशल न केवल किसी संगठन या संस्थान के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक हैं, बल्कि ये एक सफल प्रशासक बनने के लिए भी जरूरी है। इन कौशलों को देखिए नियमित रूप से विकसित और परिष्कृत करने से प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक कुशल और प्रभावी बनती है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन को बेहतर तरीके से किसी भी शिक्षण संस्थान में माना जाता है, ये कितना महत्वपूर्ण है और इसको कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्रशासनिक कौशल की क्षमता नहीं है तो वो कैसे इसको डेवलप करेगा, और फिर प्रशासन और प्रबंधन में आपस में क्या संबंध है, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने आज की क्लास में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझा होगा और आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। और इसी के साथ देखिए आज की क्लास में वाइंड अप करता हूं और अगले क्लास में फिर आप लोगों को नई चीजों के साथ नए तरीके से सारी बातें बताऊंगा। और अगला यूनिट जो है तीसरा यूनिट है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शैक्षिक प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ, ये बात जो है हम लोग को अगले क्लास में पढ़नी। तो आप लोगों ने इतनी देर तक इस क्लास में बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।